दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश में। और दोस्तों, इससे पूर्व के वीडियो में हम बात कर रहे थे मौलिक अधिकारों की, और मौलिक अधिकारों में हमने आर्टिकल 12 के बारे में बात कर ली थी, आर्टिकल 13 के बारे में बात कर ली थी, मौलिक अधिकारों के अर्थ के बारे में बात कर ली थी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 13 से आगे, यानी आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों मौलिक अधिकारों की। और मौलिक अधिकार, जैसा कि आपको पता है, भाग 3 में ये हैं। आर्टिकल 12 से 35 तक ये हैं और वाद योग्य हैं ये, और इसके साथ साथ ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ये कुछ चीज़ें हमने पढ़ ली थी, देख ली थी। हम बात कर रहे हैं अब समानता के अधिकार की, जिसे समता भी कहा जाता है। समता का अधिकार, और ये है दोस्तों आर्टिकल 14 से 18। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 कहता क्या है? आर्टिकल 14 कहता है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता अथवा विधि के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। देखिए, ये जो परिभाषा है ये लिखी हुई है आर्टिकल 14 के अंदर, और ये कहा गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता अथवा विधि के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। ये बात कही गई है आर्टिकल 14 के अंदर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको इसको दो पार्टीशन में पढ़ना होगा। एक चीज़ तो लिख रही है विधि के समक्ष समानता, और एक चीज़ दी हुई है विधि के समान संरक्षण। ये दो पार्टीशन हैं और दो ही आधार पर इस चीज़ को समझाया गया है। तो दोनों को हम बड़ी ही बारीकी से देखेंगे, क्योंकि कई बार जो प्रश्न है भांति भांति से पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पहले पोर्शन, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता दोस्तों, आर्टिकल 14 के अनुसार जो ये बात की गई है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जो शब्द विधि के समक्ष समानता की बात करता है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि कानून की दृष्टि में सब नागरिक समान हैं। कानून की दृष्टि में ना तो कोई छोटा है, ना ही कोई बड़ा है, सब समान है। ना कोई धनवान है तो ना कोई निर्धन है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कानून के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबको समान रूप से विधि के समक्ष समानता प्राप्त होगी। दोस्तों, ये विधि के समक्ष समानता की जो बात है ये ली गई है ब्रिटेन से। प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों इस पे कि विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 14 के अंदर विधि के समक्ष समानता जो वाक्य है वो कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। और दोस्तों, इसको नकारात्मक संकल्पना कहा जाता है। नकारात्मक संकल्पना, नकारात्मक संकल्पना ये कहलाती है।
नकारात्मक क्यों है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्या कहा हमने कि साहब किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कोई विशिष्ट विशेषाधिकार यहाँ पर प्रदर्शित नहीं होते हैं, वो यहाँ पर अनुपस्थित है। इसके अलावा न्यायालय के तहत भी सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार किया जाता है, और इसके साथ साथ कोई भी व्यक्ति ना तो अमीर है, ना गरीब है, ना ऊंचा है, ना नीचा है, ना कोई अधिकारी है, ना कोई गैर अधिकारी है, सब समान है। और ऐसी स्थिति में इसलिए कहा जाता है कि साहब यहाँ पर जब ये सारी चीज़ें अनुपस्थित है, इसका मतलब नकारात्मक संकल्पना के रूप में ये बात करता है। अब देखिए यहाँ पर हम जिसकी बात कर रहे हैं, एक यहाँ पर बात आती है कि ये सारी चीज़ निकली कहाँ से? ये निकली विधि के शासन से। विधि का शासन, भाई विधि का शासन है जब तो सारी बात हो रही है। दोस्तों ये जो विधि का शासन है, ये अगर इस संकल्पना की बात करें तो इसका जो उद्भव हुआ था वो हुआ था पश्चिमी उदारवादी चिंतन से। वहां से इसका उदय हुआ, फिर धीरे धीरे ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में आता गया, और भारत के अंदर 19वीं शताब्दी में इसने प्रवेश किया। पाश्चात्य चिंतन के साथ, प्रशासनिक विचारधाराओं के साथ इसका प्रवेश 19वीं शताब्दी में भारत में हो गया। दोस्तों एक केस हुआ था इंदिरा साहनी 2000। इंदिरा साहनी का ये वाद था 2000 के अंदर। इस वाद के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये बात की कि साहब प्रतिष्ठा और अवसर की जो समानता है वो इस विधि शासन का लक्षण है। और सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर ये कहता है कि जहाँ पर विधि का शासन शब्द आ गया, वहाँ पर वह संविधान का मूलभूत तत्व होने के कारण किसी भी तरह से इसको बदला नहीं जा सकता है। और अगर संसद ऐसा कोई संशोधन करती है जिसमें विधि के शासन की संकल्पना पर असर पड़ता है, तो फिर न्यायपालिका उसकी संवैधानिकता का परीक्षण कर सकती है और उसे अविधि मान्य भी घोषित कर सकती है। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर कही गई कि आप चाहें तो मैं आप लिख देता हूँ आपको, जिससे कि आपको याद रहेगा कि इंदिरा साहनी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है दोस्तों कि विधि का शासन ही संविधान का मूलभूत तत्व है। इसलिए क्या नहीं किया जा सकता? इसलिए इसे किसी भी तरह बदला नहीं जा सकता है। और अगर संसद ऐसा कोई संशोधन करती है तो न्यायपालिका उसकी संवैधानिकता को जांच सकती है और उसे अमान्य कर सकती है। देखिए उसे अमान्य कर सकती है अगर विधि के शासन के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह उठाता है, क्योंकि मूल तत्वों के अंदर ये बात आ जाती है। और ऐसी कंडीशन में उसे किसी भी तरह से नहीं बदला जा सकता। और अगर संसद ऐसा करती भी है तो फिर क्या किया जा सकता है? फिर उसे संवैधानिकता की जांच करते हुए उसे अमान्य भी घोषित किया जा सकता है। अगर दोस्तों हम बात करें आखिर ये विधि के शासन का अर्थ क्या है, तो एक बार हम इसका अर्थ देख लेते हैं कि विधि का शासन है क्या। विधि
का शासन का अर्थ। दोस्तों, इस प्रकार का जो शासन होता है, इसमें सबसे मेन चीज तो यह है कि इसमें कानून की सर्वोच्चता होती है। विधि का शासन है जब, तो कानून की सर्वोच्चता का प्रश्न यहाँ पर आ ही जाता है कि इस कानून की सर्वोच्चता यहाँ पर होगी, क्योंकि देखिए, प्रत्येक व्यक्ति या कोई संस्था अपने अधिकार प्राप्त करते हैं, अपने दायित्व प्राप्त करते हैं, वो कानून से ही प्राप्त करते हैं और उसी तरह से उनको संचालित करते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि जब सारी चीज़ें हमें कानून से प्राप्त हो रही है, तो फिर कानून की सर्वोच्चता तो यहाँ पर होती है। दोस्तों, डाइसी ने भी यहाँ पर कहा है कि विधि के समक्ष समता का विचार विधि का शासन के सिद्धांत का मूल तत्व है, और उन्होंने 3 तत्वों की विवेचना की। डाइसी ने 3 अवयवों की यहाँ पर विवेचना की, और वो 3 अवयव बताते हैं कि साहब, एक तो विधि की सर्वोच्चता है, विधि के समक्ष समता है, और शक्ति का अधिकार। ये जो चीजें हैं, ये न्यायालय द्वारा नियमों के निर्वाचन एवं प्रवर्तन पर आधारित है। देखिए, आर्टिकल 14 के अंदर ये सारी बातें हो रही है, तो हम किसी भी चीज़ को यहाँ पर छोड़ नहीं सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो विधि का शासन में 3 अवयवों की यहाँ पर डाइसी ने प्रधानता बताई है, जो कि है विधि की सर्वोच्चता, विधि के समक्ष समता और विधि के अंदर शक्ति के जो अधिकार हैं वो। और ये जो न्यायालय द्वारा है, इन नियमों के निर्वाचन और प्रवर्तन पर ये आधारित होते हैं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है, वो विधि के शासन को सुनिश्चित करता हुआ राज्य को यहाँ पर निर्देश देता है कि राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। जो इसकी परिभाषा है, तो ये किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जाएगा। अब हम इसके दूसरे पार्ट की बात करते हैं दोस्तों, जो इसका एक और महत्वपूर्ण पार्ट है। अभी हमने पहले पार्ट की बात की है, और पहले पार्ट के अंदर हमने विधि के समक्ष समानता की बात की। अब हम इसके द्वितीय पार्ट की बात करेंगे, जो है विधि के समान संरक्षण। विधि के समान संरक्षण, देखिए, ये सबसे पहले तो बात कि कहाँ से ली गई है, तो ये अमेरिका से ली गई है। और दूसरी चीज़, ये सकारात्मक संकल्पना है। हमने विधि के समक्ष समानता की बात की थी, वहाँ पे नकारात्मक संकल्पना की बात की थी, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये सकारात्मक संकल्पना है। तो सकारात्मक संकल्पना का मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब है कि समान परिस्थितियों में रहने वाले जो व्यक्ति समूह हैं, एक समान नियमों से शासित हैं, यानी सारे के सारे जो नियम हैं वो एक समान है उनके लिए। लेकिन यदि विभिन्न व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में हो और परिस्थितियां न्यायोचित हो, तो फिर राज्य विभिन्न व्यक्तियों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार कर सकता है। देखिए, वहां पर तो क्या था कि चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, सभी के लिए समानता है। लेकिन विधि के समान संरक्षण के अंदर हमने क्या कह दिया? यहाँ पे ये कह दिया कि साहब, सभी के लिए समान नियम तो हैं, लेकिन अगर विभिन्न परिस्थितियां आ जाए, विभिन्न परिस्थितियों के अंदर जो लोग हैं उनके साथ परिस्थितियां भी अलग अलग हो जाए, और ऐसी कंडीशन में राज्य उनके साथ अगर भिन्न व्यवहार करता है तो वो कर सकता है। ये यहाँ पर बात की गई, इसलिए हमने इसको कहा कि सब सकारात्मक है ये। तो दोनों ही सिद्धांतों की जब हम बात करते हैं, तो उनके जो उद्देश्य हैं, विधि है, अवसर या न्याय की जो समानता है, वो सुनिश्चित करना उनका दायित्व है, उनका उद्देश्य है। और यहाँ पर उच्चतम न्यायालय ने भी ये व्यवस्था की है कि जहाँ समान और असमान के बीच अलग अलग व्यवहार की बात आती है, वहाँ पे अनुच्छेद 14 लागू नहीं होगा। जहाँ तक हम बात करते हैं, हमने बात की शक्ति के अधिकार की,
तो दोस्तों शक्ति के अधिकार का सोर्स क्या है? तो जो हम शक्ति के अधिकार के सोर्स की बात करते हैं तो भारत में जो शक्ति के अधिकार का सोर्स है वो है हमारा संविधान। उस संविधान से वो शक्ति का अधिकार हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर हम न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका क्या है? इन सब का संरक्षक है। और ऐसी स्थिति में न्यायपालिका बतौर संविधान के संरक्षक संविधान की व्याख्या कर सकती है, उसकी पुनर्व्याख्या कर सकती है, उसको ये अधिकार प्राप्त है। और इसीलिए न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका कार्यपालिका पे अंकुश रखने का कार्य करती है। अन्यथा तो न्यायपालिका अगर अंकुश नहीं रखे तो कार्यपालिका कुछ भी नियम बना के और लागू कर दे। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें देखनी होगी। एक यहाँ पे शब्द और आता है जिसकी हम बात कर लेते हैं, जो विधि के समक्ष समानता और समान संरक्षण से जुड़ा हुआ, यानी आर्टिकल 14 से ही जुड़ा हुआ है। वो है दोस्तों नैसर्गिक न्याय। नैसर्गिक न्याय। तो ये नैसर्गिक न्याय क्या है दोस्तों? न्यायपालिका नैसर्गिक न्याय के आधार पर उसको सुनिश्चित करने का कार्य करती है। इसका मतलब ये है कि ये नैसर्गिक न्याय है क्या, पहले तो इसको समझे दोस्तों। इसका मतलब ये है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी निर्णय से प्रभावित होता है तो निर्णय से पूर्व उसे अपना पक्ष रखने का अधिकार है। क्या है दोस्तों? कि यदि कोई व्यक्ति किसी निर्णय से प्रभावित होता है तो निर्णय से पूर्व उसे अपना पक्ष रखने का अधिकार है। अपना पक्ष रखने का अधिकार है। ये नैसर्गिक न्याय है। अगर इस नैसर्गिक न्याय के हम कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों की बात करें तो क्या है? देखिए वो लक्षण। इसका लक्षण क्या हुए? इस परिभाषा से हम ये देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने मामले में स्वयं निर्णयकर्ता नहीं हो सकता। पहली चीज़ तो कि स्वयं के मामले में वो निर्णयकर्ता नहीं होगा, यानी स्वयं ही अपने आधार पर कहते कि नहीं साहब कोई सी कार्य को मैंने तो ये नहीं किया है, उसका निर्णय स्वयं नहीं कर सकता है। दूसरी चीज़, किसी भी मामले में सुनवाई का उचित अवसर, किसी भी मामले में सुनवाई का उचित अवसर जो है प्रत्येक पक्ष को दिया जाएगा, चाहे वो वादी हो चाहे प्रतिवादी हो, दोनों में से हर पक्ष को ये अवसर दिया जाएगा कि उनकी सुनवाई हो। और न्यायिक जो क्रिया है, न्यायिक क्रिया पक्षपात रहित हो, पक्षपात रहित। ठीक है। और अंत में हम कह सकते हैं इसके लक्षण के रूप में कि साहब जो ये न्याय है, ये न्याय देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे कि सिर्फ न्याय, जिसको बार बार कहा भी जाता है, कई आपने संविधान विशेषज्ञों के अगर बात सुनी हो तो आपने ये सुना होगा कि भाई ये बार बार कहते हैं कि सिर्फ न्याय किया जाए इतना ही पर्याप्त नहीं है। सिर्फ न्याय किया जाए इतना भी पर्याप्त नहीं है, बल्कि क्या हो, बल्कि न्याय जो है वो दिखना भी चाहिए। यानी न्याय हुआ है ये चीज़ भी दिखनी चाहिए, ना कि सिर्फ इतना कि हाँ साहब न्याय किया जाए, केवल इतना ही पर्याप्त नहीं। तो ये थी बात दोस्तों नैसर्गिक न्याय की। तो ये हुआ हमारा आर्टिकल 14, जिसके अंदर बात की गई कि साहब विधि के समक्ष समता होनी चाहिए, विधि के समक्ष समानता होनी चाहिए। देखिए इसमें भी कई अपवाद हैं। अगर हम अपवादों की बात करें तो यहाँ पर आप भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में ही बात कर लें।
तो उन्हें कुछ विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई है जिसके समक्ष क्या है, समानता की बात नहीं की जाती है। जैसे कि राष्ट्रपति राज्यपाल को अगर उनके कार्यकाल के दौरान अगर वो किसी कार्य को करते हैं और किसी निर्णय के प्रति वो कोई निर्णय देते हैं तो उस निर्णय के प्रति वो जवाबदेह नहीं होंगे। ये आर्टिकल 361 जो है उनको ये प्रदान करता है। तो ये ऐसे कुछ अपवाद जो हैं वो इसमें दिए गए हैं। या फिर बात करें कि राष्ट्रपति और राज्यपाल मान लीजिए उनकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दांडिक कार्रवाई के लिए अगर मान लीजिए वो लायबल हैं, तो वो दांडिक कार्रवाई जो है वो उस पद पे रहते हुए उनके खिलाफ नहीं की जाएगी, प्रारंभ भी नहीं की जाएगी और चालू रखी भी नहीं जाएगी अगर कोई है तो। और ऐसी अवधि के दौरान ना तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, ना ही कारावास के लिए कोई प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो अपवाद के रूप में आती है जिनकी हमने बात की यहाँ पर। तो ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 की। और आर्टिकल 15 किसके बारे में है? यह है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध, ये आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 15 के अंदर क्या चीज़ कही गई है? आर्टिकल 15 में कहा गया है कि राज्य द्वारा धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के साथ क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये बात कही गई है आर्टिकल 15 के अंदर। तो राज्य द्वारा धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ से क्या बात स्पष्ट होती है? यहाँ से सीधी सी एक बात स्पष्ट होती है कि सभी नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों जैसे कि कुओं, तालाबों, मंदिर आदि पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सब उन चीज़ों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ अपवाद भी हैं। क्या अपवाद है? यहाँ पर अपवाद एक है कि अगर हम कहें तो 3 मुख्य अपवाद हैं। यहाँ पर 3 मुख्य अपवाद हैं। ये 3 अपवाद कौन कौन से हैं? देखिए, इनमें पहला अपवाद तो ये कहता है, पहला अपवाद क्या कहता है कि राज्य को, मैं लिख ही देता हूँ इनको, आप देख लीजिएगा। राज्य को इस बात की अनुमति होती है कि वह बच्चों या महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करे। अगर महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता है तो इनके द्वारा, राज्य के द्वारा ये कार्य किया जा सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं दोस्तों, कि जैसे कि मान लीजिए स्थानीय जो निकाय के चुनाव होते हैं उनमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। और ये जो आरक्षण की व्यवस्था की जाती है ये इसका अपवाद है, क्योंकि जब आप ऊपर कह रहे थे कि साहब धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसी विशेषता की जा सकती है जहाँ पे उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो, वहाँ पर महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। यहीं पर एक चीज़ मैं और बताऊँ कि बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की जो बात की गई है वो भी इसी के आधार पर है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे आप दे सकते हैं कि महिलाओं को स्थानीय निकाय में आरक्षण, या फिर एक एग्जाम्पल और दे सकते हैं कि बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा।
ये इसमें आ सकते हैं। फिर दूसरे की बात कर लेते हैं कि दूसरा अपवाद कौन सा है। दोस्तों, इसमें राज्य को अनुमति होती है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास के लिए क्या करें, कोई विशेष उपबंध कर दें। तो अगर ये ऐसा किया जाता है तो किया जा सकता है, ये भी एक अपवाद के रूप में ही लिया जाता है इसको, कि अगर सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े कोई वर्ग हैं या फिर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति है, अगर उनके विकास की बात आ रही है और उस विकास के लिए कुछ इनको विशेष उपबंध किए जाने आवश्यक थे, तो ऐसे उपबंध जो है वो किए जा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कई जो फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं, उन फॉर्म में जो फीस है, उस फीस में SC ST या जो पिछड़े हुए जो लोग हैं उनको फीस कम भरनी पड़ती है। तो ये क्या है, ये इसी उसको प्रदर्शित करता है कि ये राज्य अगर ऐसा चाहे तो ऐसे लोगों को वो छूट दे सकता है। ये उपबंध यहाँ पर है, तो ये भी अपवाद के रूप में आता है, आर्टिकल 15 के रूप में। फिर एक तीसरा अपवाद और अगर हम देखें तो दोस्तों, राज्य को शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों या अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में क्या कर सकता है, प्रवेश के लिए छूट, यह अधिकार है कि वह सामाजिक व संबंधी कोई नियम बना सकता है। देखिए, ये एक और कार्य जो है अपवाद के रूप में है कि अगर राज्य सरकार ये देखे कि किसी को सामाजिक रूप से या शैक्षिक रूप से कोई पिछड़ा है या SC ST में से कोई है और उनके उत्थान के लिए अगर उनको शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश दिलाई जाने की व्यवस्था की जाती है, तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई विशेष नियम बनाना पड़े इनके लिए तो वो बना सकता है, छूट संबंधी कोई नियम जो है वो बना सकता है। तो ये जो शिक्षण संस्थान हैं ये अनुदान प्राप्त करने वाले हो सकते हैं या फिर निजी या अल्पसंख्यक किसी भी प्रकार के ये जो है वो हो सकते हैं। ये जो प्रावधान है दोस्तों, ये प्रावधान 93वां संविधान संशोधन हुआ था 2005 में, उसके द्वारा ये जोड़ा गया और इस प्रावधान के क्रियान्वयन के लिए जो केंद्र सरकार थी, उस केंद्र सरकार ने एक अधिनियम पारित कर दिया 2006 का, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 2006। लेकिन साथ में न्यायालय ने एक बात और कही यहाँ पर, न्यायालय ने कहा कि साहब ये चीज़ कर तो दी जाए, लेकिन न्यायालयानुसार क्रीमी लेयर का सिद्धांत अपनाना चाहिए। क्रीमी लेयर के सिद्धांत का पालन करना होगा। तो क्रीमी लेयर को देखते हुए ये सारे कार्य करने होंगे। तो अब ये क्रीमी लेयर क्या है, क्रीमी लेयर में कौन आते हैं? यहाँ पे कहा गया है कि क्रीमी लेयर में जो आते हैं OBC वर्ग के जो लोग क्रीमी लेयर में आते हैं उनको ये आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो क्रीमी लेयर की परिभाषा में कौन है?
दोस्तों क्रिमिलेयर की परिभाषा में है संवैधानिक पद धारण करने वाले। आप चाहें तो मैं बता सकता हूँ, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए क्रिमिलेयर की परिभाषा में कौन आते हैं। क्रिमिलेयर की परिभाषा में आते हैं संवैधानिक पद धारण करने वाले। संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति इस परिभाषा में आते हैं, उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। तो क्रिमिलेयर में जो आते हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये कौन है? संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति इनमें आते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, इसके अलावा आपके उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, और भी यूपीएससी के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्य हैं, या फिर आपके मुख्य निर्वाचन जो अधिकारी है, आयुक्त हैं, वो हैं। ऐसे कई पद जो हैं, यानी जिनका संवैधानिक पद है वो संवैधानिक पद वाले इसमें नहीं आते हैं। मेन चीज़ ये है। नेक्स्ट अगर बात करें हम ग्रुप ए व बी की सेवा के अधिकारी, जो कि राजपत्रित अधिकारियों के अंदर आते हैं, ऐसे व्यक्ति भी संवैधानिक पद धारण करने वाले और ग्रुप ए और ग्रुप बी की सेवा के अधिकारी जो राजपत्रित अधिकारी हैं वो भी क्रिमिलेयर की परिभाषा में आते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो सार्वजनिक प्रतिष्ठान है, बैंक है, बीमा कंपनियां हैं, विश्वविद्यालय हैं, ये सारे इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। और ये ना केवल सरकारी बल्कि निजी जो कंपनियां हैं वहाँ पर भी ये चीज़ लागू होती है। इसके अलावा सेना में कर्नल की उपाधि हो या फिर उससे ऊपर कोई रैंक हो, तो वो भी उस क्रिमिलेयर की परिभाषा में आएगा। या फिर कोई नौसेना हो या वायुसेना हो या अर्धसैनिक बल, कोई सा भी हो, वहाँ पे अगर कर्नल या उससे ऊपर की रैंक का अधिकारी है तो वहाँ पर वो परिभाषा क्रिमिलेयर की परिभाषा के अंतर्गत आता है। इसके अलावा पेशेवर कोई व्यक्ति है, जैसे कि डॉक्टर है, वकील है, अधिवक्ता, या फिर इंजीनियर है, लेखक है, ये सारे व्यक्ति जो हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं, पेशेवर के अंतर्गत। अगर कोई व्यापार या उद्योग का व्यक्ति है तो वो भी इसी क्रिमिलेयर की परिभाषा में आएगा। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में जिनके पास अच्छे भवन हैं, जिनके पास निश्चित सीमा से अधिक की कृषि भूमि है, वो भी इसी की परिभाषा में आते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो सारे क्रिमिलेयर की परिभाषा में आते हैं। ये क्रिमिलेयर है दोस्तों। तो इसके आधार पर सीधी सी बात ये कही गई कि अगर आप इस क्रिमिलेयर की परिभाषा में आते हैं तो फिर आपको ये जो लाभ हैं, आर्टिकल 15 के अंदर जो अपने अपवाद पड़े थे, उस अपवाद के अंदर जो तीसरे नंबर का था उसके अंदर आपको ये लाभ जो है नहीं मिल पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 16 की। और आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। तो क्या कहा गया है इसमें? इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 16 के अनुसार सभी नागरिकों को सरकारी पद पर नियुक्ति के लिए क्या किया जाएगा? समान अवसर प्राप्त होंगे। देखिए, समान अवसर प्राप्त होंगे। और साथ में क्या कह दिया गया कि इनमें धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान आदि के आधार पर
भेदभाव नहीं किया जाएगा। इनके आधार पर भेदभाव जो है यहाँ पर नहीं किया जाएगा और सभी को समान रूप से अवसर जो है उपलब्ध करवाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम आर्टिकल 16(4) की बात कर लेते हैं, क्योंकि 16(4) यहाँ पर बहुत बड़ी बात कहता है। ये जो हमने बात की उसके आधार पर हमने क्या कहा कि सरकारी पद पर नियुक्ति के लिए समान अवसर प्राप्त होंगे और उनके धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए आर्टिकल 16(4) क्या कहता है? राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य की सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, वो क्या होंगे? नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। देखिए कितनी बड़ी बात है यहाँ पर कि जो आपको आरक्षण मिला हुआ है ये आरक्षण 16(4) की वजह से ही मिला हुआ है, क्योंकि आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 यही कहता है कि सभी नागरिकों को सरकारी पद पर नियुक्ति के लिए समान अवसर प्राप्त होंगे। जहाँ समान अवसर की बात आ गई वहाँ देखिए आर्टिकल 15 और 16 जो है यहाँ पर साथ साथ चलते हैं। हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान नागरिकों को क्या बात कह रहा है कि साहब समानता का अधिकार है और विधि के समक्ष समता की घोषणा कर देता है। लेकिन आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के जो ये अपवाद दिए हुए हैं वो अपवाद कहीं ना कहीं समानता के अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। ये राज्य को यह अधिकार प्रदान करते हैं कि अगर वह चाहे तो, अभी हमने आर्टिकल 15 में बात की कि साहब महिलाओं और बच्चों के साथ सामाजिक या फिर शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए कुछ विशेष उपबंध किए जा सकते हैं। और यहाँ आर्टिकल 16 की बात की तो आर्टिकल 16 में क्या किया जा रहा है कि साहब लोक नियोजन में पिछड़े हुए समूह को आरक्षण दिया जाए। तो ये जो स्थिति है ये स्थिति इन चीज़ों को दर्शाती है कि अगर राज्य चाहे तो ऐसी स्थिति जहाँ पर वह उन लोगों को पिछड़ा हुआ उनके सामने कोई आ रहा है तो ऐसी स्थिति में उन्हें क्या दिया जा सकता है? उन्हें आरक्षण दिया जा सकता है। अब यहीं पे हम 16(4) कै की भी बात करते हैं। ये तो 16(4) हुआ आरक्षण के बारे में जो बात की, नौकरियों के अंदर आरक्षण की बात। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16(4) कै की। देखिए आर्टिकल 16(4) क्या कहता है? आर्टिकल 16(4) कहता है कि आरक्षण को पदों, वरिष्ठता, पदोन्नति में भी लागू करने का प्रावधान। यह आरक्षण जो है वो 16(4) के आधार पर कहता है। और 16(4) क्या कहता? 16(4) यहीं पे लिख देता हूं मैं। 16(4) कह रहा था कि नौकरियों में आरक्षण, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको देखनी होगी। एक 16(4) की बात आए तो ये है प्रमोशन की बात कर रही है यहाँ पर, और 16(4) की बात कर रहे हैं तो 16(4) नौकरियों में आरक्षण की बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 17। और आर्टिकल 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत यानी अस्पृश्यता को यहाँ पर निषेध किया गया है और इसके अनुसार अस्पृश्यता उत्पन्न किसी भी अयोग्यता को लागू करना क्या होगा? दंडनीय होगा। कोई भी ऐसा कार्य जो इसके आधार पर किया जा रहा है वो दंडनीय होगा। यहाँ पर
1955 में इसके लिए एक अधिनियम भी बनाया गया था, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में ये बनाया गया था। तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया, अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित। उसके बाद 1976 में इस अस्पृश्यता अपराध अधिनियम का नाम परिवर्तित कर दिया गया और नाम परिवर्तित करके कर दिया गया इसका नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ठीक है, ये 1976 में संशोधन करके इसको परिवर्तित कर दिया गया। और फिर 1989 में इसको कर दिया गया अनुसूचित जाति व जनजाति निरोधक कानून 1989, ये इसको बाद में नाम दे दिया गया। तो अस्पृश्यता के अंत के लिए ये आर्टिकल 17 जो है वो लाया गया। और अंत में हम बात कर लेते हैं दोस्तों आर्टिकल 18 की। और आर्टिकल 18 क्या है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। तो इसके अनुसार सेना और विद्या के संबंध में अगर कोई उपाधि मिल रही है तो वो तो ली जा सकती है, अन्य कोई उपाधियां नहीं ली जा सकती है। तो भारत का कोई भी नागरिक बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई भी विदेशी उपहार नहीं ले सकता, किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं ले सकता, कोई भी पदवी स्वीकार नहीं कर सकता। तो यहाँ पे 4 प्रावधान इसके अंतर किए गए हैं उपाधियों के अंत में। इसमें क्या है, राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, और कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी इनके सिवाय। नेक्स्ट बात कही गई कि यहाँ पर भारत का कोई नागरिक क्या नहीं करेगा, विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं लेगा। और फिर अगली बात कही गई कि भारत का नागरिक राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना कोई विदेशी उपहार नहीं लेगा, कोई विदेशी उपहार नहीं लेगा, और ना ही कोई पारिश्रमिक लेगा अथवा पदवी स्वीकार करेगा। देखिए ये चीज़ लिखी हुई है इसमें कि ना कोई ऐसा पारिश्रमिक लिया जाएगा, ना ही कोई पदवी स्वीकार की जाएगी। तो ये सारे जितने भी प्रावधान हैं ये स्पष्ट करते हैं कि जो वंशानुगत पद औपनिवेशिक समय से राज्य के द्वारा दिए गए थे, महाराज है, राज बहादुर है, राय बहादुर है, दीवान है, ऐसे जो पद हैं अब उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वो अब इस प्रकार के पद नहीं दिए जा सकते हैं। और
अब केवल सेना और विद्या, जैसे कर्नल है, जनरल है, या फिर विद्या प्राप्त करके आप डॉक्टर की उपाधि लगाते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये दी जा सकती है, अन्यथा और कोई भी उपाधि जो है वो यहाँ पर नहीं दी जा सकती। एक यहाँ पे ही मैं आपको मोस्टली बता देता हूँ, और काफ़ी बार ये चीज़ जो है पूछी जाती है, यहाँ पे आप देखें तो मैं बता देता हूँ आपको। दोस्तों 1996 में जो उच्चतम न्यायालय हैं उन्होंने अभी जो ये दिए जाते हैं आपको पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये जो चीज़ें हैं इनको उचित ठहरा दिया 1996 के अंदर। तो 1996 के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पद्म विभूषण और आपका पद्म भूषण, पद्मश्री ये उचित ठहरा दिए गए। तो न्यायालय ने यह कहा कि साहब ये जो चीज़ें हैं ये उपाधि नहीं है, ये पुरस्कार के रूप में है। अनुच्छेद 18 में जो प्रावधान दिए गए हैं उनका ये उल्लंघन नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ क्या कह दिया, यहाँ साथ में ये कह दिया कि पुरस्कार जो ये पाते हैं वो नाम के साथ इनका उपयोग नहीं करेंगे कि साहब प्रत्यय उपसर्ग के रूप में, जैसे कि आगे लगा दिया पीछे लगा दिया कि साहब जैसे मैं लगा लूँ पद्म भूषण संजय शर्मा, या फिर संजय शर्मा पद्म भूषण, ऐसा नहीं लगा सकते। तो इनका इस्तेमाल इस प्रकार नहीं होगा। बाकी जो है इनको लिया जा सकता है, लेने में इनको कोई आपत्ति नहीं है। ये 1996 के अंदर बात की गई थी। अब ये कब चालू हुए थे सब? ये चालू हुए थे 1954 में। 1954 में इनको चालू किया गया था। फिर 1977 में मोरारजी देसाई जब आए तो इनको बंद कर दिया गया, और 1980 में जब इंदिरा गांधी आई तब वापस चालू कर दिया गया। तो 1954 में ये शुरू किए गए। तो देखिए ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पे भी थी। तो ये था दोस्तों आर्टिकल 14 से 18 तक हमारा समानता का अधिकार। आशा है आपको समझ में आया होगा। काफ़ी प्रश्न जो है यहाँ पे हमने कवर किए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।